हाय फ्लावर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए, यू आर नॉट मिस्टर्स के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वे सांग ने मिलके एक अलग ही प्लान बनाया था जो कि लास्ट मोमेंट पे उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया था, या ये कहो कि लास्ट मोमेंट जब वहाँ पे विंग के गले पे तलवार लगने ही वाली थी, वहाँ पे उन्होंने प्लान का लास्ट मास्टर प्लान का दाव खेला था। इसी के साथ वी दाव ने वहाँ पे एक और दाव खेल लिया था। उसने खुद को बेहोश कर लिया था। उसने एक ऐसी मेडिसिन ले ली थी जिसके चलते वो बेहोश हो चुका था, क्योंकि वो नियम बहुत अच्छे से जानता था। किसी भी बेहोश इंसान को मारने का कोई भी आदेश नहीं दे सकता, और साथ ही साथ जब तक वो होश में नहीं आ जाता तब तक उसके कोई भी गुनाह अगर उसने खुद कबूले नहीं हैं तो उनको मान्य नहीं माना जाएगा। यानी कि उस गुनाहों को उसने किया है, इसके 1000 सबूत भी अगर वहाँ पे रख दिए जाए तो तब भी उसके मुंह से ये चीज़ उगलवाना ज़रूरी है, ताकि पूरी तरीके से उसको अपराधी घोषित कर दिया जाए। लेकिन वीदाओ इस वक्त खुद बेहोश पड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स सी बात है कोई भी नहीं है जो कि उसके बिहाव पे यहाँ पे उन गुनाहों को एक्सेप्ट कर सके। लगभग 2 दिन निकल चुके थे। वीदाओ पूरी तरीके से वी सेक्ट के जो हीलर्स थे उनकी गिरफ्त में था, और वो अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे उसे होश में लेके आने की। लेकिन जितने भी हीलर्स थे ना, वो यहाँ पे नाकाम होते जा रहे थे। और विंग को एक चीज़ तो उन्होंने श्योर कर दी थी कि लगभग कुछ ना भी लगे तो भी इसको 3 से 4 महीने और हो सकता है 6 महीने भी इसको होश आने में लग सकते हैं। और तब तक हम लोगों को इंतज़ार ही करना होगा, क्योंकि हम कितनी भी मेडिसिन्स यूज़ कर ले, हो सकता है इसी बीच इसकी जान चले जाए, लेकिन ये होश में नहीं आ सकता। विंग ने उन हीलर्स की बात मानते हुए ये वहाँ पे बोल दिया था कि ठीक है, इसे जितना टाइम लगेगा उतना टाइम लेने दो इसके रिकवर होने में, लेकिन बाकियों का हिसाब वो कर सकते थे। यानी कि उसके बेटे और उसकी बीवी का हिसाब उनको भी यहाँ पे एज ए उसकी फैमिली मेम्बर यहाँ पे गुनहगार माना गया था, क्योंकि वो भी उसी परिवार के थे। और उन परिवार में वैनकिंग और मैंग्याओ ना जुड़े, उन्हें सज़ा ना हो, इसीलिए उन सभी ने शादी से पहले ही उन सभी का पर्दाफाश करने का वहाँ पर सोचा था, और उन्होंने भी कर भी दिया था। इसलिए अब 2 दिन के बाद उनकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उनका फैसला लेना ज़रूरी था। विंग को पूरी तरीके से राजा घोषित कर दिया गया था, क्योंकि विंग ने अपने एंड से सारे के सारे दस्तावेज वहाँ पे रख दिए थे। उसके पिता के एंड से जो भी लेटर लिखा गया था वो दे दिया था, वो तलवार सामने रख दी थी, और साथ ही साथ राजकुमार की जो मोहर होती है जो कि उसके पिता ने उसी के लिए छोड़ी थी, वो भी सबके सामने रख दी गई थी। और साक्षात गवाह यानी कि जैन फेंगम्यान और मैडम यू, ये दोनों ही वहाँ पे थे। तो ऑफकोर्स सी बात है वहाँ पे इस बात को नकारने का दुस्साहस या ये कहो कि हिम्मत किसी में भी नहीं थी कि विंग झूठ बोल रहा है। और सारे के सारे जब उससे सबूत दे दिए हैं कि वही वी सेक्ट का असली अधिकारी है, असली राजा है, तो किसी और को इसमें ऑब्जेक्शन करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लगभग 2 दिन के बाद अब वहाँ पे शुरू होने वाली थी वीदाओ के बेटे और उसकी बीवी का वहाँ पे फैसला लिया जाना था। उन दोनों को ही, उन तीनों को ही राजपथ दरबार में लेके आया गया, और वहाँ पे उनको घुटनों के बल बैठाया गया, क्योंकि वो खुद भी गुनहगार थे। और इस वक्त उनको सम्मानित करके एक स्पेशल सीट तो नहीं दी जा सकती थी। वीदाओ का जब पूरा का पूरा परिवार वहाँ पे आ चुका था, तो अब बारी थी उनकी सज़ा सुनाने की। विंग अपने थ्रोन पे बैठ के उनको सज़ा सुनाता है कि माना वो तीनों ही उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। जो कि वीदाओ ने किया उसका उन्हें कुछ भी भनक सनक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लोग उसके परिवार से थे, और ऐसा नहीं हो सकता है कि लगभग 21 साल तक उन्हें कुछ भी पता ना चला हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि उसके ही पिता ने, उसके ही पति ने ये सारी चीज़ें इतनी इतने आराम से उनसे छुपा ली। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सनक भनक तो उन्हें लगी गई होगी। फिर भी अगर उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई, अपने पति को नहीं रोका, अपने पिता को नहीं रोका, तो ऑफकोर्स सी बात है वो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिमिनल कहलाएंगे ही। इसलिए उसके दोनों बेटों को वहाँ पे 5 साल की कैद, और जो कि वीदाओ की पत्नी थी उसको वहाँ पे एक नौकरानी की तरह रखा गया। यहाँ पे ये सारी बातें चल ही रही थी कि तभी एक सैनिक आके वहाँ पे विंग को बो डाउन होके कुछ बताता है, जो कि सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान थे।
वो सैनिक वहाँ पे आके बताता है कि उन्होंने पूरी की पूरी महल की तलाशी ले ली थी। वैसे तो उन्हें महल में कुछ भी नहीं मिला, लेकिन महल के अंदर ही सुरंग जा रही थी, मतलब महल के अंदर से ही एक ऐसी सुरंग जा रही थी जो कि जाते जाते लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पे एक बहुत बड़ा सा कमरा था, और वहाँ पे उन्हें एक औरत मिली थी जो कि इस वक्त बहुत बुरी हालत में है, या ये कहो कि वो पूरी तरीके से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। अगर सिंपल वर्ड में बोले तो वो पागल हो चुकी है। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही है, एकटक बस किसी भी डायरेक्शन को देखे जा रही है या फिर सोते रहती है। उसके हाथ पैरों में भी बहुत बुरे निशान हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे वर्षों तक सिर्फ बांधा गया हो, और अभी भी हमें वो सिर्फ बांधी हुई मिली है। इसके अलावा उसके बाल बहुत बुरी हालत में हैं, कपड़े थोड़े ढंग के हैं, लेकिन हाँ वो भी बहुत बुरी हालत में हैं। देखा जाए तो उन कपड़ों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो कपड़े राजमहल के ही हैं, लेकिन इतने टाइम से उन्हें बदला नहीं गया है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो कपड़े बहुत पुराने हो चुके हैं। लगभग उस औरत की हालत पूरी तरीके से बहुत बुरी है। उसको या फिर सिर्फ सोने के ही मतलब या फिर वो सोते ही रहती है, और अगर वो होश में आ भी गई, वो उठ भी गई, तो भी वो बस एक ही डायरेक्शन में देखते रहती है। हमने पिछले 3 घंटे से उससे बहुत कुछ पूछ लिया, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला है। ऐसा लगता है कि वो बोलना तो चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पा रही है, या फिर किसी एक ऐसी चीज़ का डर उसके अंदर है जो कि उसे ऐसा लग रहा है कि शायद वो कुछ बोल देगी तो शायद बहुत कुछ बुरा हो जाएगा। विंग ने जैसे ही ये सुना, एक औरत है, ये औरत कौन हो सकती है, ये उसके दिमाग में चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ जैन फेंगमियान और मैडम यू थोड़ा बहुत सस्पेक्ट हो चुके थे इस वजह से कि वो औरत कौन हो सकती है, क्योंकि जिस इंसान के बारे में वो सोच रहे थे, जिस औरत के बारे में वो सोच रहे थे, इस वक्त उसकी मौत की खबर तो मिली थी, लेकिन किसी ने भी उसकी डेड बॉडी को नहीं देखा था, मृत शरीर को नहीं देखा था। जैन फेंगमियान और मैडम यू ने उस सैनिक से रिक्वेस्ट की कि जल्दी से जल्दी उन्हें उस औरत के पास लेके जाया जाए। वो सैनिक ने बताया कि उस औरत को वहाँ से निकाल के एक नॉर्मल रूम में रख दिया गया है। उसको दासियों के द्वारा बहुत मतलब नहला धुला के उसके कपड़े चेंज कर दिए गए हैं, उसे कुछ खिला पिला भी दिया गया है, लेकिन अभी भी उसकी हालत बहुत बुरी है। मैडम यू ने फिर से रिक्वेस्ट करते हुए उससे बोला कि जितनी जल्दी हो सके मुझे उसके पास जाना है। मैडम यू का ऐसा रवैया देख के विंग थोड़ा सा अजीब सा फील करने लगा था, क्योंकि उसने कभी भी मैडम यू को इतना उतावला नहीं देखा था। मैडम यू के साथ साथ जैन फेंगमियान भी अब थोड़ा बहुत उतावले होने लगे थे कि वो उस औरत को देखना चाहते थे। जल्दी से जल्दी सैनिक ने अपने कदमों को उस महल के बाहर निकाला और उस रूम में चले गया जिस रूम में उस औरत को रखा गया था। वहाँ पे जाते ही मैडम यू की आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी थी, लग रहा था कि एक तरफ से उसकी आंखों में खुशी थी तो दूसरी तरफ से उसकी आंखों में बहुत तकलीफ थी, बहुत दर्द था। ऐसा लग रहा था कि इस इंसान को कभी भी वो इस हालत में नहीं देखना चाहती थी। मैडम यू की नज़र जैसे ही उस औरत पर पड़ी, उसने इधर उधर बिना देखे और बिना एक सेकंड को गवाए उस औरत की तरफ दौड़ लगाई और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया, और फाइनली वो रोते हुए स्वर में बोली, सैरन। जैन फेंगमियान भी उस औरत को पहचान चुके थे, लेकिन विंग ने जैसे ही मैडम यू के मुंह से ये शब्द सुना, सैरन, वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि वो उस औरत को सैरन बुला रहे हैं। ये कोई और नहीं कांग्से सैरन थी, जो कि विंग की माँ थी। धीरे धीरे कांग्से सैरन मतलब अपना नाम सुन के कुछ तो उसमें हलचल हुई थी। उसने मैडम यू की तरफ देखना तो चाहा, लेकिन फिर से वो अपने नॉर्मल बिहेवियर में आ चुकी थी। वो इधर उधर देखने के बाद फिर से एकटक दीवार की तरफ देखना स्टार्ट कर चुकी थी। और इस वक्त जब मैडम यू ने उसे अपनी बाहों में लिया हुआ था, उसे गले से लगाया हुआ था, फिर भी उसके हाथों में, उसके पैरों में कोई हलचल नहीं थी। वो एकदम बुद्ध बनी हुई वहाँ पे बस दीवार की साइड को देख रही थी। विंग ने फाइनली 10 से 15 मिनट जब निकल गए, तो तब जाके जैन फेंगमियान और मैडम यू से कंफर्म किया कि क्या जिस इंसान का नाम आपने लिया है, क्या वो सही लिया है। तो मैडम यू ने कंफर्म करते हुए बोला कि हाँ, ये कांग्से सैरन है, ये तुम्हारी माँ है। जिसे देखने के बाद शायद विंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। उसने जब पहली बात आई थी उसके माता पिता की, तो उसने ये मान लिया था कि पिता के साथ साथ उसकी माता भी मारी गई थी, यानी कि उसकी इस दुनिया में कोई है तो वो जैन फेंगमियान और मैडम यू और जैन चेंग,
यानी कि जैन फैमिली ही उसकी सब कुछ है, उसकी खुद की फैमिली में से उसके लिए कोई नहीं बचा है। लेकिन अभी वो अपने सामने अपनी माँ को देख रहा था, लेकिन इतनी बदहोश हालत में थी जो कि शायद ही उसको पहचान पाएगी, शायद ही विंग को कभी अपने बेटे के रूप में देख पाएगी। विंग ने धीरे धीरे अपने कांपते हुए पैरों से अपने कदमों को अपनी माँ की तरफ बढ़ाया और उसको अपने गले से लगाने की कोशिश की। कांग्सी सेरन उस इंसान के स्पर्श से कुछ तो अलग महसूस कर पाई थी। उसने अपनी नज़रों को दीवार से हटा के अब उस इंसान की तरफ किया जो कि इस वक्त उसके गले से लगा हुआ था, जिसने उसकी छाती पे अपने सर को रखा हुआ था और बेशुद्ध बस रोए जा रहा था और बस बोले जा रहा था माँ। ये एक शब्द कांग्सी सेरन को बहुत कुछ रियलाइज़ करा रहा था, बहुत कुछ फील करा रहा था, जो कि इतने सालों तक आज तक कांग्सी सेरन के एक हाथ की उंगली तक नहीं हिली थी। ऐसा नहीं था कि वो पैरालाइज थी, बस वो बदहोश थी। वो कभी भी अपने आप को अपने आप से हिलाना डुलाना, अपने हाथ से खाना खाना, अपने हाथ से अपने कपड़े बदलना कुछ भी नहीं कर पाई। अपने दिमागी संतुलन को उसने पूरी तरीके से खो दिया था। लेकिन इस वक्त उसके हाथों में भी कुछ हलचल हुई थी, उसके हाथ भी इस वक्त विंग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन शायद इतनी अच्छी हालत में भी वो नहीं थी कि अपने हाथों को पूरी तरीके से उठा सके। उसने धीरे से ही अपने हाथों को उठाया तो था, लेकिन वो विंग के अराउंड ट्रैप नहीं हो पाए। विंग को उसने पूरी तरीके से अपने गले से नहीं लगा पाया। लेकिन हाँ, जैसे जैसे वो महसूस कर पा रही थी कि उसने किस इंसान को अपने गले से लगाया है, उससे वो क्या बोल रहा है, उसने किस तरीके से उसे गले लगाया है, एक माँ वाली जो फीलिंग होती है ना, वो उसके अंदर जाग रही थी और ये फीलिंग्स उसकी आंखों से आंसू बन के बाहर निकल रही थी। लगभग आधे घंटे तक इसी तरीके से रहने के बाद फाइनली विंग ने कुछ सैनिकों को अपने पास बुलाया और अब उसने आदेश दे दिया कि महल में जितने भी दास दासियां हैं सभी से पूछताछ की जाए और ये पता लगाया जाए कि मेरी माँ का आज तक कौन ख्याल रख रहा था, या ये कहो कि उन्हें खाना पीना, उनके कपड़े बदलना, उनका नहलाना धुलाना कौन कर रहा था। ये चीज़ जैसे ही विंग ने आदेश दी तो वो सैनिक वहाँ से जा चुका था और विंग फिर से अपनी माँ की तरफ बढ़ते हुए उसको अपने गले से लगा चुका था। दूसरी तरफ राज दरबार ने जो आदेश अभी अभी वीदाओ के परिवार को मिला था, उनमें काम होना शुरू हो चुका था। उसके दोनों ही बेटों को 5 साल के लिए कारावास दे दी गई थी और उसकी बीवी को उसके मतलब जितने भी राज परिवार के कपड़े थे, गहने थे, उनसे छीनते हुए उसे दासी वाले कपड़े दे दिए गए थे। और इसी के साथ विंग ने एक और ऐलान कर दिया था कि आज से वीदाओ की जो पत्नी है वो मेरी माँ की पर्सनल सर्वेंट रहेगी। इसी के साथ 2 दिन और निकल चुके थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैटर थे जिनमें विंग को ध्यान देना था, या ये कहो कि फैसला लेना था। सबसे पहला मैटर ये था कि वेन सेक्ट से जो वी सेक्ट में शादी होनी थी उसका क्या होगा। दूसरा, जिन सेक्ट से जिस इंसान को वहाँ पे एज ए कॉन्क्यूबेन भेजा जाना था उसका क्या होगा। लेकिन विंग उन सभी को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि उसके पास पहले ही लान वांगजी है। विंग के सामने ये सारे के सारे मुद्दे रखे गए, क्योंकि अगर इस वक्त वी सेक्ट में वैन किंग की शादी नहीं होती है या फिर मैंग्याओ को वहाँ पे कॉन्क्यूबाइन के रूप में नहीं भेजा जाता है, तो ये एक अलग ही असर उनकी लाइफ में पड़ेगा। हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको शादी करने में या फिर उनको किसी और के द्वारा एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनकी लाइफ के साथ तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। ये एक ऐसा दौर है जहाँ पर अगर एक बार किसी का रिश्ता टूट जाए, किसी ओमेगा का रिश्ता टूट जाए, तो उसके लिए वो रिश्ता दोबारा किसी और के साथ जोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। भले ही इंसान ओमेगा और अल्फ़ा में कभी कोई फ़र्क नहीं करते थे, उन्हें कल्टिवेशन वर्ड में एक समान उनको ओहदा दिया गया था, लेकिन फिर भी एक नज़रिया अलग था जो कि ओमेगास के लिए रखा जाता था। यहाँ पे अगर उन दोनों की शादी इस वक्त वी सेक्ट में नहीं होती है तो शायद ही किसी और सेक्ट से उनके लिए रिश्ते आएंगे। भले ही गलती किसी की भी हो, लेकिन एंड ऑफ द सिचुएशन वहाँ पे रिश्ता वैन किंग का ही टूटना था, वहाँ पे ठुकराया मैंग्याओ को ही जाना था। इसलिए इस फैसले को लेना आज ज़रूरी था, लेकिन विंग के लिए ये फैसला लेना इतना भी आसान नहीं था। विंग के सामने जब ये मुद्दा रखा गया तो उसने लान वांगजी की तरफ देखते हुए मतलब उसने ये महसूस किया कि शायद लान वांगजी उसको कुछ बोलना तो चाहता है, इसलिए उसने सभी से अनुमति ली कि लान वांगजी से उस टाइम के लिए बात करे। वो लान वांगजी के साथ एक सेपरेट रूम में जाता है जहाँ पे लान वांगजी उसको ये आइडिया मतलब
सजेस्ट करता है कि ठीक है, हम दोनों का रिश्ता एक अलग लेवल पे है, वो हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर बात की जाए मैंग याओ और वैन किंग की, तो उनके लिए भी सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अब तुम एक नॉर्मल इंसान नहीं हो, तुम एक राजा हो, जहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ अपने मन मुताबिक करने की इच्छा मतलब अनुमति नहीं होगी। तो ऑफकोर्स सी बात है, मेरे अकॉर्डिंग तुम्हें उन्हें मतलब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन हाँ, उससे पहले उनकी राय भी ले लेनी चाहिए। ये चीज़ विंग ने जब वांग जी के मुँह से सुनी, तो उसे एक अलग ही फीलिंग्स आ रही थी कि यार, इंसान कितना मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस वक्त विंग के माइंड में भी यही चल रहा था कि भले ही वो उन्हें एक्सेप्ट तो कर लेगा, लेकिन अपनी लाइफ में शायद फिजिकली जो अटैचमेंट होगा वो शायद लान वांग जी के अलावा किसी और के साथ वो नहीं कर सकता। वांग जी और विंग अपने सेपरेट रूम से बाहर आके वापस से राज दरबार में आ चुके थे। और वहाँ पे आते ही उसने मैंग याओ और वैन किंग से फिर से सेपरेट बात करने की मतलब अनुमति ली, और सभी ने उन्हें अनुमति दे भी दी थी। यहाँ पे वैन किंग और मैंग याओ जब विंग के साथ एक सेपरेट रूम में थे, तो वैन किंग ने अपनी बातों को रखते हुए यहाँ पे ये बोला कि मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ, जब तक मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती तब तक मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई भी इंटीमेसी ना हो, किसी भी तरीके का फिजिकल रिलेशनशिप हम ना रखें। और मैंग याओ से जब ये पूछा गया, तो मैंग याओ ने भी इस चीज़ के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इवन उसने तो इस चीज़ के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया कि अगर विंग उसके साथ फिजिकली इंडल्ज होना चाहता है तो वो हो सकता है, नहीं होना चाहता वो नहीं हो सकता। ये सारी इच्छा उसने विंग के ऊपर छोड़ दी थी। लेकिन हाँ, एज ए कॉन्क्यूबाइन विंग को एक बार ही सही उसके साथ रिलेशनशिप बनाने होंगे, ऐसी उन सभी की रीति रिवाज है। वहाँ पे कॉन्क्यूबाइन को भेजना ही यही एक उद्देश्य है, या फिर वो उसको उसका वारिस थे, या फिर उसको फिजिकली नीड्स में उसको कंप्लीट करने के लिए उसकी हेल्प करे। फाइनली यहाँ पे ये चीज़ तो अनाउंस हो चुकी थी कि विंग की शादी वैन किंग और मैंग याओ को वहाँ पे एज ए कॉन्क्यूबाइन भेजा जाएगा। लेकिन इससे पहले विंग ने यहाँ पे ऐलान कर दिया था कि वो सबसे पहले शादी करेगा तो वो लान वांग जी से करेगा, और उसकी जो महारानी का जो अधिकार दिया जाएगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ लान वांग जी को ही दिया जाएगा। बाकियों को उसकी रानियों का अधिकार दिया जा सकता है, उसकी कॉन्क्यूबाइंस, उसकी मिस्ट्रेस बनने का अधिकार दिया जा सकता है, लेकिन जो मुख्य रानी यहाँ पे होगी, मुख्य महारानी का ओहदा जिसे मिलेगा, या फिर आने वाले टाइम पे जिसके बच्चों को यहाँ पे राजकुमार या राजकुमारी होने का अधिकार दिया जाएगा, और मेरे बाद जो इस साम्राज्य को संभालेगा, वो सिर्फ और सिर्फ वांग जी के द्वारा जो बच्चे पैदा होंगे उन्हीं का होगा। इसी के साथ यहाँ पे ही सारी बातें कंप्लीट हो चुकी थी कि सबसे पहले लान वांग जी के साथ शादी होगी, और उसके बाद वैन किंग के साथ शादी होगी, और मैंग याओ को तुरंत ही वहाँ पे एज ए कॉन्क्यूबाइन या फिर मिस्ट्रेस के रूप में भेज दिया जाएगा। इसी के साथ दिन निकलते गए और लगभग 6 महीने निकल चुके थे। इन 6 महीनों में वैन किंग और विंग की शादी भी हो चुकी थी, और साथ ही साथ लान वांग जी और विंग की सबसे पहले शादी हो चुकी थी। मैंग याओ भी वहाँ पे एज ए मिस्ट्रेस आ चुका था। लेकिन एक चीज़ थी जो कि अदर सेक्ट में चेंज हुई थी, और वो ये थी कि वेसांग का जब रिश्ता मतलब वेसांग के लिए जब राज परिवार से रिश्ता गया था, तो वेसांग ने वहाँ पे रिश्ते के लिए मना कर दिया था, और निये मिंगजू ने भी अपने भाई पे कोई प्रेशर नहीं दिया था, किसी भी तरीके का दबाव उसने नहीं डाला था। इसलिए एक चीज़ जब उसके भाई ने ये पूछनी चाहे कि क्या कोई और इंसान उसकी लाइफ में है, या फिर वो कुछ टाइम चाहता है, तो फाइनली वेसांग ने यहाँ पे कन्फेस किया था कि वो किसी और को पसंद करता है, और वो कोई और नहीं था, वो खुद जैन चेंग था। इसलिए उनकी शादी में भी अब देर ना करते हुए सिर्फ 1 महीना पहले ही उनकी भी यहाँ पे शादी हो चुकी थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। यहाँ पे वैन किंग भी मतलब ठीक ठाक थी। वहाँ पे विंग और उसकी मतलब दोस्ती तो वैसे ही थी, लेकिन हाँ, फिजिकली कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ था। मैंग याओ के साथ विंग ने एक बार रिलेशनशिप बनाए थे, उसके चलते उसको एक बार मतलब उसने कंसीव भी किया था, वो प्रेग्नेंट भी हुआ था, लेकिन बाय मिस्टेकली उसका मिसकैरेज हो चुका था। लान वांग जी के साथ विंग का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, यहाँ तक कि उनकी मतलब हर एक चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन हाँ, अभी तक वांग जी की ने किसी बेबी को कैरी नहीं किया था, और वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी भी नहीं थे। लेकिन एक चीज़ थी जो माइंड में बार बार वांग जी के चलते रहती थी, और वो था लगभग 5 साल पहले आया हुआ वो सपना, जो आज भी वांग जी को बहुत अच्छे से याद था, और उसको लेके वो आज भी बहुत बुरी तरीके से डरता था। आज भी वांग जी उसी सपने को याद करते हुए
अपने कमरे की खिड़की के पास अपनी मतलब उस ताज़ी हवा को लेते हुए उस सपने को याद कर रहा था। और उस सपने को याद करते हुए उसके फेस पे वो घबराहट, वो मतलब एक चिंता साफ नज़र आ रही थी। इस चीज़ से विंग ने वांगजी को बहुत बार कोशिश की थी कि वो इस चीज़ से उसे बाहर निकाल दे, लेकिन नहीं, वांगजी इस सब से बाहर आ ही नहीं पा रहा था। ये उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो इस सब से बाहर आ जाए। पहले तो इसका असर थोड़ा कम देखने को मिलता था, लेकिन लगभग 4 से 5 दिनों से वांगजी तो अब दिन भर बस उसी सपने के बारे में सोचता रहता था। विंग ने न जाने कितनी कोशिशें करती थी उसे इस चीज़ से मतलब डाइवर्ट करने में, लेकिन फिर भी वांगजी जब भी अकेला होता था बस वो उसी बारे में सोचा जाता था। यहाँ तक कि उसे एक अलग सा डर, एक अलग सी मतलब फीलिंग्स उसे अपने अंदर से हो रही थी कि शायद बहुत जल्दी ही उसकी लाइफ में बहुत कुछ चेंज होने वाला है, या ये कहो कि उसकी लाइफ एकदम अपोजिट साइड में घूमने वाली है। वांगजी को विंग ने बहुत बार समझाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद वांगजी के माइंड में ये चीज़ बैठ चुकी थी कि अब उसकी लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, या ये कहो कि एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ पे शायद उसका रिश्ता विंग के साथ बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, जैसे कि उसने सपने में देखा था। वांगजी इस वक्त वीलान हाउस के अपने कमरे में, वीलान यानी कि विंग और लान वांगजी का जो सेपरेट घर था, उसका नाम वीलान हाउस रखा गया था, जो कि विंग के द्वारा ही रखा गया था। और अक्सर नाइट के टाइम पे विंग महल में नहीं, उसी वीलान हाउस में होता था। इसलिए आज भी अपने सारे काम को निपटाने के बाद फाइनली विंग वहाँ पे आ तो चुका था, लेकिन रोज की तरह ही उसने फिर से वांगजी को उसी खिड़की के पास देखा, जिस खिड़की के पास होके वो फिर से उसी सोच में डूबा होता था। धीरे धीरे अपने कदमों को वांगजी की तरफ बढ़ाते हुए उसने वांगजी को बैक हग किया, उसके शोल्डर पे अपने चिन को रेस्ट के लिए छोड़ दिया और अपने सर को अटैच कर लिया, जिसके चलते वो अपनी पूरी की पूरी थकान जो दिन भर की थी ना, उसको रिलीज कर रहा था। उसको मतलब अपने आप को जितना थका हुआ उसने महसूस किया था ना, अभी वो फील कर पा रहा था कि हाँ, वो अभी ठीक है, उसको अब कोई थकान नहीं है। विंग ने वांगजी की इस वरीडनेस वाले जो एक्सेस उसके फेस पे थे ना, उनको महसूस कर लिया था। और फिर जाके उसने वांगजी से सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि प्लीज़ उस बारे में सोचना छोड़ दो। लेकिन वांगजी ने फिर से विंग की तरफ बढ़ते हुए उसको अपनी बाहों में लेते हुए उसके चेस्ट पे अपने सर को रखते हुए उससे एक ही चीज़ बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए, प्लीज़ मुझे मत छोड़ना। लेकिन विंग ने उसको श्योरिटी तो दी थी कि वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ, वांगजी को इस श्योरिटी में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। वांगजी को भी ये चीज़ें महसूस होने लगी थी कि वो खुद ही अपनी चीज़ों मतलब अपने रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है, इसलिए उसे इस चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसके दिल का वो क्या करे, दिमाग को एक पल के लिए समझा ले रहा था, लेकिन दिल मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी उसने पूरी कोशिश की कि इस माइंड को मतलब इस मैटर को अभी यहाँ पे इसी वक्त छोड़ के अब विंग से कुछ अलग बातें की जाए। उसने विंग से बातें करना स्टार्ट किया और सबसे पहले उसने माँ के बारे में पूछा, जो कि मतलब विंग की माँ के बारे में पूछा। तो विंग ने उसको बताया कि लगभग माँ कल से आज थोड़ा ठीक थी और लगभग 6 महीने में वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं। लेकिन हाँ, अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो वो मतलब देखती नहीं हैं, मूव नहीं करती हैं। लेकिन हाँ, मुझे खुशी है कि वो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। अपने बेटे की तरह उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया है, उनकी गोद में सर रख के सोना शायद न जाने मैंने कितने टाइम से मिस किया था। लेकिन अब वो मुझे हमेशा ही, जब भी मैं थका होता हूँ, वो मुझे इसी तरीके से मेरे बालों को सहलाते हुए, मेरे सर पे हाथ रखते हुए वो मुझे बहुत रिलीफ फील कराती हैं। बातें आगे बढ़ते जा रही थी और विंग के हाथ धीरे धीरे अब वांगजी के लिप्स पे जाने लगे थे। धीरे धीरे हाथ के साथ साथ उसके खुद के लिप्स भी वांगजी के लिप्स पे थे और वो धीरे धीरे बहुत पैशनेट किस में इंडल्ज हो चुके थे। और ये वो दोनों कब बेड पे जाके फिनिश सब किया था उन दोनों को पता ही नहीं चला। और ये तो उनका डेली रूटीन हो चुका था। पहले वो थोड़ी बातें किया करते थे और लास्ट में अपनी नाइट एक्टिविटी किया करते थे और लास्टली एक दूसरे को कडल करते हुए वो आराम से सो जाया करते थे। ये तो उनकी हर एक रोज की मतलब एक आदत बन चुकी थी। और देखा जाए तो मैरिड लाइफ में ये सब कुछ होना नॉर्मल भी है। वांगजी जब सोचता था तो उसे हर एक चीज़ परफेक्ट नजर आती थी, लेकिन फिर भी उसके दिल को शांति क्यों नहीं है, ये बस उसके दिमाग में चल रहा था।
लगभग 2 दिन इसी के साथ और निकल चुके थे। विंग और वांग जी अपने दोपहर का खाना खा रहे थे, लेकिन तभी एक सैनिक उन्हें आके इंटरप्ट करते हुए बताता है कि वी दाऊ को होश आ चुका है और लैन हीलर्स अभी उसको बहुत अच्छी तरीके से चेक कर रहे हैं और इस वक्त वो पूरी तरीके से होश में है और आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचने के लिए बोला गया है। विंग इस न्यूज़ को सुन के बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन लान वांग जी को एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी। जैसे ऐसा लग रहा था कि अब उसकी लाइफ शायद बहुत नज़दीक है, ख़त्म होने की कगार पे है, या ये कहो कि विंग के साथ रिश्ता ख़त्म होने की कगार पे है। आज का वीडियो शायद बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि वी दाऊ के साथ क्या सच में ऐसा कुछ है जिसके चलते विंग और वांग जी के रिश्ते पे कुछ असर पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।